आज हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्रिया को समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रिया और कर्म के बीच काफी कंफ्यूजन रहता है। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। क्रिया किसी कार्य का होना बताता है, जैसे परिभाषा है ये, वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए। वह कोई भी शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उसे क्रिया बोलते हैं। जैसे हमने लिखा है, जैसे रमेश रोज स्कूल जाता है, तो इसमें जाता है शब्द क्रिया। सीता ने सेब खाया, इसमें खाया शब्द क्रिया है। मोहन नदी में तैरता है, इसमें तैरता शब्द क्रिया है। तो जो यह बताए कि चीज हो रही है या होने की स्थिति में है या उसकी वास्तविक स्थिति का बोध कराती है, तो उसी शब्द को हम क्रिया शब्द बोलते हैं। तो इसमें जैसे स्कूल शब्द है, तो स्कूल यहां कर्म है। कर्म का सीधा अर्थ होता है आपका क्रिया करने का माध्यम। क्रिया करने का माध्यम, जैसे यहां पर जो क्रिया हो रही है वो जाने की हो रही है और माध्यम है स्कूल, तो स्कूल यहां पर कर्म होगा। जैसे सीता ने सेब खाया, यहां क्रिया हो रही है खाने की और सेब क्या है? कर्म। तो ये शब्द होगा कर्म, यहां पर सेब शब्द कर्म होगा। और मोहन नदी में तैरता है, तो यहां पर आपका तैरना क्रिया है, तो नदी इसका कर्म होगा। ये तीनों आप तीन वाक्यों में कर्म है। तो क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का होना बताता है। कर्म वह चीज होती है जो क्रिया के होने का माध्यम प्रकट करे। तो कर्म आमतौर पर हमारे यहाँ हिंदी भाषा में बोला जाता है ना कि कर्म करो। कर्म करो का मतलब क्रिया करो से होता है, पर यहाँ हिंदी भाषा में व्याकरण में कर्म अलग चीज है, क्रिया अलग चीज है। वह शब्द जो किसी कार्य का होना बताए वो क्रिया है। वह शब्द जो उस कार्य को अंजाम देने के लिए या उस कार्य को संपादित करने के लिए हमने माध्यम प्रयोग में लाया है, या जिस माध्यम के लिए या स्थिति के लिए हम क्रिया कर रहे हैं, उस माध्यम को हम आपके कर्म कहते हैं। तो कर्म और क्रिया के बीच ये अंतर है। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम दूसरी चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है क्रियामूल। क्रियामूल क्या होता है? फिर क्रिया मूल का मतलब होता है, क्रिया के मूल को कहा जाता है धातु। जैसे कोई भी शब्द आपका, जैसे मैंने कहा पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये मैंने जैसे तीन शब्द लिखे, ये तीनों ही शब्द क्रिया शब्द हैं। पढ़ना भी एक क्रिया है, लिखना भी एक क्रिया है, खेलना भी एक क्रिया है। अगर मान लो मैं तीनों में से ना प्रत्यय हटा दूं, तो ये क्या बन जाएंगे? पढ़, लिख और खेल। तो ये शब्द क्रिया मूल या फिर क्रिया मूल को हम कहते हैं धातु। क्रिया मूल को कहते हैं धातु, यानी कि ये धातु शब्द कहलाएंगे। अब एक चीज और ध्यान में रखना, जो पढ़ से संबंधित क्रिया शब्द होंगे उन सब में ये कॉमन होगा। जैसे पढ़ना, पढ़ता, पढ़ाई, पढ़ो, पढ़ते। पढ़ते। तो इसमें आप देखिएगा कि पढ़ सब में कॉमन होगा, पढ़ सब में कॉमन होगा। उसके बाद जो लगा है वो प्रत्यय है, यानी कि पढ़ वह धातु शब्द है जिससे पढ़ आपका पढ़ से संबंधित सारे क्रिया शब्द बनेंगे। वैसे ही दूसरे का होगा, जैसे हम खेलना कहते हैं,
खेलना, खेलते, खेलो। तो इसमें खेल शब्द कॉमन होगा, खेल, खेल, खेल। बाकी जो लगा है सब प्रत्यय है। तो इसका मतलब धातु क्या है, खेल शब्द। ऐसे ही लिखना, लिखो, लिखते, लिखेंगे, लिखोगे, जो भी हम क्रिया शब्द बोलेंगे लिख से संबंधित, उसमें लिख एक कॉमन आपका शब्द होगा, उसी को बोलते हैं क्रिया मूल या धातु। क्रिया मूल और धातु पहचानते हो तो एक टॉपिक और क्लियर हो जाता है आपका, जिससे हम बोलते हैं क्रिया प्रत्यय। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और एक क्रिया प्रत्यय। अगर आपको धातु मूल पता है तो आप प्रत्यय शब्द छांटने के लिए आएगा, मान लो आपसे कहा पढ़ाई में प्रत्यय बताओ, पढ़ाई शब्द में क्या प्रत्यय होगा, तो आप क्या करोगे, आपको पता है पढ़ धातु होती है, जो शेष लगा है आई वो प्रत्यय है, क्योंकि क्रिया शब्दों के साथ जो भी प्रत्यय लगता है, पीछे जो शब्द लगता है उसे हम बोलते हैं क्रिया प्रत्यय। प्रत्यय दो ही होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो क्रिया के अलावा कोई भी शब्द हो, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, किसी भी के भी पीछे लगेंगे तो उन्हें हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। बाकी शेष जो भी क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा होता है उसे हम क्रिया प्रत्यय बोलते हैं। तो क्रिया प्रत्यय हमारा हमेशा इस बात से क्लियर हो जाता है अगर हम क्रिया का मूल जानते हैं। तो जब भी आपसे क्रिया प्रत्यय से उदाहरण पूछे तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि उस शब्द से दो तीन शब्द बताओ। जैसे आपसे पूछ लिया, मान लो आपसे पूछ लिया लिखना, आपसे पूछ लिया उदाहरण के लिए, आपसे कहा लिखो, लिखना या लिखाई शब्द में, लिखना शब्द में प्रत्यय बताओ, तो आप क्या करोगे, इसके तीन चार चीजें लिख लेना। लिख से बनती है, जो लिखना, लिखाई, लिखो। तो आपको यह अंदाजा आ जाएगा कि कॉमन क्या है इनमें। जैसे इसमें कॉमन है ये वाला हिस्सा, ये सब में दिखाई देगा आपको। बाकी शेष प्रत्यय है, यानी कि इसमें ना प्रत्यय है, इसमें आई प्रत्यय है, इसमें ओ प्रत्यय है। तो तद्धित जो क्रिया प्रत्यय है वो तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है अगर आपको धातु का मूल पता होता है। इस प्रकार से हम इस मूल से, क्रिया मूल से क्रिया प्रत्यय बनाते हैं और क्रिया प्रत्यय से अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये क्रिया की दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज, क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद कितने होते हैं। वैसे तो क्रिया के हम कई भेद पढ़ेंगे, लेकिन मूल रूप से क्रिया के दो ही भेद होते हैं। एक को बोलते हैं हम सकर्मक, एक को बोलते हैं हम सकर्मक और एक को बोलते हैं अकर्मक। क्रिया के भेद मतलब उसके प्रकार। जिस क्रिया के साथ कर्म होगा उसे हम बोलेंगे सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक। अब पहले ही मैंने परिभाषा के समय आपको क्रिया और कर्म में अंतर बता दिया था। अब आप देखिए, अगर मान लो आप एक चीज कहते हो, क्रिया का भेद, आप एक चीज कहते हो कि यह आपका अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो। अगर आप कहते हो कि कर्म ना हो जिसमें, तो आप देखिए अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो। तो आप देखो, आपने लिखा राम आता है और यहां लिख दिया राम घर आता है। राम घर आता है, राम घर आता है। तो आप ये बताओ, राम आता है, ये राम कौन हुआ, कर्ता, आता है क्या हुई, क्रिया। तो इसमें कर्म कहां है ही नहीं। इसी में आप देख लो, राम क्या हो गया, कर्ता, जो कार्य क्रिया को कर रहा है। क्रिया क्या हो रही है, आने की, तो ये शब्द क्या हुआ, क्रिया। तो ये घर कौन है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, घर आने की क्रिया, यानी कि इस क्रिया होने का माध्यम है, ये कर्म हो गया। तो आप ये बताइए ये कैसे, अगर क्रिया के साथ कर्म आया तो सकर्मक, क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है तो अकर्मक। वैसे ही दूसरा उदाहरण है हमारा,
दूसरा उदाहरण हमारा है पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी उड़ते हैं को अगर हम देखें, पक्षी उड़ते हैं, ये वाला पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। पक्षी कौन है? कर्ता, जो उड़ने का क्रिया कर रहा है, और उड़ना क्या है? क्रिया। तो ये अकर्मक हो गई क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। दूसरा, यहीं पर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब बताइए पक्षी क्या है? कर्ता, वो तो करता ही रहेगा क्योंकि काम यही कर रहा है। उड़ना क्या है? क्रिया। आकाश क्या हो गया इसका? माध्यम। कर्म, यानी कि क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। वैसे ही ये है गीता हंसती है। हंसना क्या है? क्रिया। गीता क्या है? कर्ता। तो ये कर्ता है, ये क्रिया है, कर्म तो कहीं है ही नहीं, अकर्मक। इसी में आपने कहा गीता पानी पीती है। गीता पानी पीती है। तो ये बताइए गीता कौन बताया अभी मैंने? कर्ता। कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। पीना क्या है? पीती है क्या है? क्रिया। तो यहां माध्यम कौन है? पानी, यानी कि पानी क्या है यहां पर? कर्म। तो क्या हो गई ये? सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया, वो सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से हम भेद पहचान सकते हैं। जैसे आपने कहा मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। अब आपसे कोई कहेगा ये सकर्मक है या अकर्मक, तो आप कहोगे सकर्मक। क्यों? मोहन करता है, खाना मतलब यहां भोजन है, खा क्या है? खा रहा क्रिया है। खा रहा क्या है? क्रिया। रहा और खा, यहां पर दो क्रियाएं, संयुक्त क्रिया है। तो कुल मिलाकर के ये वाक्य हो गया सकर्मक। अगर यही बात होती मोहन खाता है, तो यह अकर्मक हो जाती। तो यही बात है कि जब भी हम क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग करते हैं तो वो सकर्मक हो जाती है, और कर्म का प्रयोग नहीं करते हैं तो अकर्मक हो जाती है। बाकी जो हमारे क्रिया से संबंधित अन्य चीजें हैं, क्योंकि क्रिया बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि क्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व होंगे लिंग, वचन, काल, वाच्य और कारक, वो हम अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। इसके अलावा क्रिया के और स्वरूप भी हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो उनको हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे आगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो क्रिया के अन्य प्रकार पर होगा। मूल प्रकार यही है। तो क्रिया की परिभाषा और उसके परिवार, उसके प्रकार, क्रिया का जो मूल है उसे समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका प्रत्यय भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।